हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। जो ये टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होती है इसको समझेंगे, इसको फील करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे कि कैसे आप इससे आए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि 2 बेसिक क्वेश्चंस होंगे एंड एक क्वेश्चन आईआईटी जैम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आप जानते हैं कि आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से इतना रहता है कि एवरेज कि आपके आईआईटी जैम में हर साल 2 नंबर का आता ही है। ठीक है, इतना मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना है। हो सकता है बढ़ सकते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमारा टॉपिक है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में हमको जानना होगा कि ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, इसी को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। अब हमें समझना है कि ट्रैजेक्टरी क्या होती है। ट्रैजेक्टरी इट इज़ अ पाथ विच शोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, या सिंपली कह सकते हो कि जो ट्रैजेक्टरी होती है वो एक पाथ होती है जो कि क्या करती है कि मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है इसके ट्रैजेक्टरी को शो करती है, दिखाती है हमको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम एक। मान लीजिए ये एक पिच है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे MS धोनी खड़े हुए हैं। ठीक है, MS धोनी खड़े हुए हैं, इन्होंने बॉल आई और इन्होंने शॉट मारी और ये गया हमारा छक्का। ठीक है, जो ये है, ठीक है, ये बॉल की ट्रैजेक्टरी है कि बॉल हमारी ऐसे गई होगी। तो बॉल का जो पाथ है उसे कहते हैं हम उसकी ट्रैजेक्टरी। अगर आप इसको ट्रैजेक्टरी से दिखाओगे तो उसकी ट्रैजेक्टरी ये होगी। ट्रैजेक्टरी एक तरीके का पाथ होता है। अगर आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, अ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्स। इसी को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। इसको आप नोट कर लीजिए। बट सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ये एक पाथ होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ट्रैजेक्टरी होती है ये 2 टाइप की हो सकती है। पहली ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और दूसरी ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी। हमारे सिलेबस में है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, बट अगर आप एक बार ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को समझ जाते हैं तो ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी भी आप इजीली समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम आज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को बढ़िया से समझें। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन देखें। अ फैमिली ऑफ कर्व दैट इंटरसेक्ट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर एक फैमिली ऑफ कर्व है वो दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और वहीं अगर वो 90 डिग्री के अलावा किसी दूसरे एंगल पे उन दोनों दो कर्व आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी। मान लीजिए कि 2 कर्व है, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके बीच का एंगल 90 होगा तो वो होगा हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और 90 डिग्री को छोड़ के अगर कुछ भी एंगल हुआ, अल्फा कुछ भी हुआ, सिर्फ 90 डिग्री ना हो, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी। तो आप समझ चुके हैं कि अगर हमारा 90 डिग्री आया तो हम उसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मानेंगे, और 90 डिग्री नहीं आया तो हम उसे ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी मानेंगे। बट इससे हमें एक चीज कंफर्म हुई कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों का मेथड सेम है करने का। अगर वहां पर लास्ट में अल्फा हमारा 90 डिग्री आ जाता है तो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी, और 90 डिग्री को छोड़ के कोई दूसरा एंगल आ जाता है तो वो हमारी ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी होगी। अगर मैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एक बार फील कराने की कोशिश करूं तो इसे देखिए। मान लीजिए हमें कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ये हुआ, हमें एक इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल दी हुई है जो कि है x² + y² = a², जो कि कहा गया है कि जो ये फैमिली ऑफ सर्कल है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। आप जानते हैं क्योंकि h, के यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। फैमिली ऑफ कर्व कैसे बनेगी, ये ऐसे आप आगे को ले जा सकते हैं। अब
ये हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व है। अब हमें एक चीज दिया हुआ है, दूसरा कर्व जो कि है y इक्वल टू एम एक्स। आप जानते हैं कि ये एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कि 0,0 से पास करती है, ठीक है। सो अब हमें निकालना है कि क्या ये इस पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कोई आपको वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस एक ज्योमेट्री और एक ग्राफ की मदद से मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। सो अगर y इक्वल टू एम एक्स लें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ऐसे ही इनके बीच में इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। आप जानते हैं क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स में आप कैसे भी किसी भी स्लोप की लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन। बट मेन चीज ये है कि अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, आपने एक थ्योरम सुना होगा कि अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से होते हुए जाती है तो वो सर्कल पे नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से होते हुए जाती है तो वो लाइन सर्कल पे नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही चीज है, ठीक है। सो यहां पर देखिए ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स, आप जानते हैं कि हमेशा ये सेंटर से होते हुए जाएगी, तो सेंटर से जाएगी तो आप कह सकते हैं कि जो ये फैमिली ऑफ लाइन है ये इस फैमिली ऑफ सर्कल पे ऑर्थोगोनल होगा या परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा। आप किसी भी वर्ड को यूज करिए, यहाँ हम ऑर्थोगोनल पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल होगा। सो इसका मतलब जो फैमिली ऑफ लाइन है जो y इक्वल टू एम एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। या आप जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाती है तो वो सर्कल पे हमेशा कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये क्लास 11th या 12th का एक थ्योरम था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गई होगी, आपको फील भी आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ये एक पाथ होता है जिससे कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन ट्रेस करते हैं या उसका पाथ ट्रेस करते हैं। और वहीं अगर मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो अगर दो कर्व हैं आपकी, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर उन दो कर्व ने 90 डिग्री को छोड़कर किसी दूसरे एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक है, 90 डिग्री को छोड़ के, चाहे कोई भी दूसरा एंगल क्यों ना हो, उसे हम कहेंगे ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नया टॉपिक इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल, कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओवरऑल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम IIT JEM में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें या हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आखिरकार हम कैसे सॉल्व करें। सो अब हम वर्किंग रूल की तरफ बढ़ते हैं। सो वर्किंग रूल क्या कहते हैं? वर्किंग रूल है कि कैसे हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको सिर्फ 2 स्टेप बताए हैं। अगर आप इन 2 स्टेप्स को इजीली समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को, IIT JEM में आए किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ इन 2 स्टेप्स की मदद से। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से आप देखिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर हम कुछ देखेंगे और इधर पे उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन fxy दे रखी है, हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, या कहने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक्स वाई के टर्म में दिया हो, p या t के टर्म में दिया हो सकता है, p या q के टर्म में दिया हो सकता है। तो आपको अपना लॉजिक लगाना है और उस अकॉर्डिंग इसको ले जाना है। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड मान रहा हूँ कि हमें x और y के टर्म में कोई इक्वेशन दी हुई है। सो हमें fxy एक इक्वेशन दी थी और मैंने उसका क्या कर दिया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। स्टेप नंबर 2, अब इसके बाद मुझे कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट ऑल द पैरामीटर्स, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कहने का मतलब कि जितने भी कांस्टेंट टर्म आए उसमें उसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। सो एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म्स।
ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए हमारे। इसके बाद मेनली 2 स्टेप है, मैं उन 2 स्टेप को थोड़ा बढ़ा के काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन 2 स्टेप्स को भी तोड़ तोड़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो एलिमिनेट ऑल द पैरामीटर्स दैट इज ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट पैरामीटर। ठीक है, इस तरीके से आप सारे कांस्टेंट टर्म को या पैरामीटर्स को ऐसे एलिमिनेट कीजिए कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, जो dy/dx आया, वो हमारी किसके फॉर्म में हो, विदाउट पैरामीटर्स के फॉर्म में हो, उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म या पैरामीटर ना हो, या सिंपली इसको समझाने के लिए dy/dx बराबर fxy हो, जो कि विदाउट कांस्टेंट टर्म हो, इसमें एक भी कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, अब तीसरा स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस जो आपने dy/dx निकाला, देखिए पहले स्टेप में, बाई -dx/dy, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। dy/dx को -dx/dy से आप क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंड इन 1, जो कि स्टेप 1 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, रिप्लेस dy/dx बाई -dx/dy। ठीक है, अब इसका आपको थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको हर एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रटना नहीं है कि इसको कर देना है, हमें कहा गया है तो हमें कर देना है, क्यों करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सो देखिए, मान लीजिए हमें एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, हमको एक कर्व दिया हुआ है, सो उसका टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है। मान लीजिए हमें एक कर्व दिया हुआ है fxy, ठीक है, सो इसका मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मान लीजिए इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है मुझे m1। ठीक है, इतना मान लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, हमको एक कर्व fxy दे रखा है जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, m1 है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक और कर्व लेके आया जिसका इक्वेशन है gx, y, ठीक है, और इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ गया आपका m2 आ गया, लेट कर लीजिए। ठीक है, ये तो हमने लेट किए कि हमारे पास 2 फंक्शंस थे, ठीक है, एक fxy एक gxy, जिसमें पहले का स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 था और दूसरे का स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 था। इफ, ठीक है, fx, y एंड gx, y इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो आपने क्लास 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि m1 m2 बराबर हो जाता है -1। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो m निकालते हैं हम किसी का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है dy/dx, यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको कि हम m बोलते हैं, m का फॉर्मूला होता है dy/dx। ठीक है, अब यहां पर खुद ही सोचिए आप कि एक हमारी कर्व है, ठीक है, जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है मेरा dy/dx, उसको किसी दूसरे कर्व ने इंटरसेक्ट किया जिसका टेंजेंट है मान लीजिए m2, स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे इसका पता नहीं है, जो कि ये वाला है, अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, सिंस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब इन दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। आप जानते हैं कि अगर 2 कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपस में उनके टेंजेंट 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अगर 2 कर्व आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई आपसे कहे, तो इसका मतलब, उनके कहने का मतलब है कि जो 2 कर्व हैं उनके बीच का जो टेंजेंट है, उनका टेंजेंट, उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए 2 सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका टेंजेंट और इस सर्कल के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो यहां पर देखिए, इसका जो कर्व 1 है इसका मुझे स्लोप पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट इस कर्व का मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पता है और मैंने उसको m2 लेट किया हुआ है। सिंस ये दोनों आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की बात कर रहा हूं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, ठीक है, एट 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए m1 m2
बराबर -1 हो जाता है। ये आप जानते हैं कि अगर दो कर्व आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m1 बराबर मुझे दे रखा है dy/dx इंटू m2 बराबर दे रखा है मुझे यहाँ पर m2। ठीक है, m2 बराबर m2 ही दिया हुआ है तो इसको -1 कर लीजिए। सो यहाँ से m2 बराबर कितना हो जाएगा, -dx/dy। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जब दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका m1 m2 -1 हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि m2 बराबर हो जाता है -1/dy/dx, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपने -dx/dy आ जाएगा। सो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि वहाँ पर यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्वेश्चन लिख देना है, उसका dy/dx निकाल लेना है, या कहने का मतलब उसे डिफ्रेंशिएट कर लेना है। एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म हटा देने हैं, और dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि वो कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है आपस में। ठीक है, इसके बाद देखिए, रिप्लेस dy/dx बाई -dx/dy एंड दस द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप ऐसा कर दोगे तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो मेरी किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जब उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दोगे तो उस ट्रेजेक्ट्री की क्या मिलेगी, मुझे एक्चुअल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए कि जब इसको आप इससे रिप्लेस करेंगे तो हमको डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिलना अलग चीज है और ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना अलग चीज है। इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आप dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगी ट्रेजेक्ट्री कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा करने पे। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तब आपको मिलेगी ट्रेजेक्ट्री कर्व की इक्वेशन। आई बात समझ में? जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और उसको दोबारा अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, चाहे आप लीनियर लगाएं, होमोजीनियस लगाएं, या आप वेरिएबल सेपरेशन लगाएं, या एग्जैक्ट लगाएं, जो आपका मन हो। ठीक है, वो लगाने के बाद जो हमको जर्नल सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो एक्चुअल इक्वेशन होगी हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। ठीक है, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना था उसका जो जर्नल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कर्व। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए बढ़िया से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये चीज़ समझ लीजिए कि हमने आपस में इसको रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि इस बार IIT JAM का जो पेपर है IISc बेंगलोर बना रहा है। सो IISc बेंगलोर बना रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टफ पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, तो हर एक कॉन्सेप्ट पे हमें बारीकी से नज़र रखनी है। ठीक है, और इसके बाद जो मैं टॉपिक लाऊंगा वो मैं लाऊंगा पोलर कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना। ठीक है, और मेरी मानते हैं तो आप जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पोलर कर्व के लिए, बिकॉज हमें जो IIT JAM के सिलेबस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री खाली दिया हुआ है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के भी दो फॉर्म होते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में। ठीक है, जो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, थ्योरी बता रहा हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्म के लिए है। ठीक है, अगर आपको पोलर फॉर्म के लिए इस थ्योरी को जानना है तो आप हमारी नई वीडियो देखिए। ठीक है, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में है। बट ऐसा नहीं कि ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि IIT ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पोलर पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, इक्का दुक्का आया होगा तो क्या पता मुझसे मिस हो गया हो, बट अकॉर्डिंग टू मी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और इस बार चांसेस है कि IISc बेंगलोर उसको दे दे, उस टॉपिक को दे दे। ठीक है, बट अगर आप उस टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए पहले मेन है। अगर आप इसको समझ चुके हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की वो मेरी वीडियो होगी जिसमें कि मैं वो पूरी टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, जो कि कर्व फैमिली ऑफ कर्व दी है मुझे y = ax²। ठीक है, इसको उतार लेता हूँ, y = ax²। ये मुझे इक्वेशन दी हुई है, इसको 1 मान लेता हूँ, वेयर a बी द पैरामीटर।
ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, जो कि हो जाएगा मेरा 2ax। ठीक है, अब मुझे इस पैरामीटर को हटाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, यूजिंग 1। अगर आप इक्वेशन 1 में देखें, इस इक्वेशन में, ठीक है, तो a बराबर आप लिख सकते हो क्या, y अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2 में। सो dy बाई डी एक्स देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह में y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए मैंने a को हटा दिया। अब जो मेरे पास आई है ये विदाउट पेरीमीटर आई, मुझे ये चीज़ करना था। सो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। सो जो मेरी ये इक्वेशन बनी, ये हुई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं हुई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की, इस बात को नोट कर लीजिएगा। वो हमेशा इक्वेशन पूछेगा, बट ऑप्शन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी डाल सकता है। तो आपका पहले ये आंसर आ जाएगा तो आप इसको टिक मार लेंगे, ठीक है, बट ऐसा वहाँ पर नहीं करना है। अगर वो इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पूछेगा तो हमें इसे आगे भी ले जाना पड़ेगा। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब इसको हम आगे ले जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा था पहले dy बाई डी एक्स निकालो, पेरीमीटर हटाओ, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी कि मैंने dy बाई डी एक्स को अभी तो रिप्लेस किया ही नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर हो जाएगा रिप्लेस dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ठीक है, सो डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। सो जो ये मेरी इक्वेशन निकली, ये हुई मेरी डिफरेंस। देखिए अभी मैं खुद गलती कर गया था यहाँ पर। ठीक है, सो मैं वीडियो में कट नहीं लेना चाहता था ताकि आप कंफ्यूज हो जाते। सो इतना माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती होगी मुझसे भी। ठीक है, यहाँ पर मैं लेना भूल गया था। तो हमें क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स लेना है। ठीक है, और उसके बाद dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो ये आपके लिए भी एक सबक है। आपको भी जब क्वेश्चन करेंगे तो याद आएगा कि जहाँ से हमने सीखा था उसने भी एक बार इसको गलती कर दी थी। तो हो सकता है कि आप इससे सीख लेके आगे अपनी गलती इसको ना करें। ठीक है, तो आगे देखिए, ये होगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये हुई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, बट मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। सो वो क्या हो जाएगी, इसको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको इधर ले लेता हूँ, माइनस एक्स डी एक्स, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2y dy। अब क्या करूँगा, इंटीग्रेट बोथ साइड कर लीजिए। ठीक है, करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 2, y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस c लिख दो। सो ये हुई मेरी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। ठीक है, सो इस चीज को नोट कर कीजिएगा। कुछ की पॉइंट है, देखिए पहला की पॉइंट है dy बाई डी एक्स निकालना है, दूसरा की पॉइंट है पेरीमीटर हटाना है, तीसरा की पॉइंट है कि dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी dx और dy के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब आएगा मेरा इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जो ये क्वेश्चन है ये भी एक IIT JEM में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर पे आया हुआ था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली ऑफ ट्राइजेक्ट्री ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ दिस इज। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स का चाहे यहाँ पर ये नाम कुछ भी लिखें, हमें इससे मतलब है। मेन बात तो ये, अगर ये लिखा है इसकी जगह कुछ और लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक
क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, इस वजह से वो डाल लेते हैं, एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि हाँ लेवल का क्वेश्चन पूछा है। बट हमें तो मतलब इससे है, ठीक है। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका dy/dx निकालते हैं, जल्दी से करता हूँ इसको। तो 2/3 x की पावर -1/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 y की पावर -1/3, और यहाँ पर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2/3 को कैंसिल लेके 0 में ले जाइएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। सो यहाँ से dy/dx मेरा सीधे निकलेगा -y की पावर x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ dy/dx इक्वल टू, देखिए इसको डिनोमिनेटर में ले जा लेता हूँ और इसको न्यूमरेटर में ले आता हूँ, ताकि ये पावर माइनस है ये प्लस कर लेता हूँ यहाँ पर। सो माइनस तो बाहर का ऐसा ही रहेगा, y ऊपर जाएगा तो माइनस पावर प्लस हो जाएगी, और x नीचे आएगा तो प्लस पावर ये माइनस पावर भी प्लस हो जाएगी। सो ये हुआ मेरा dy/dx। अब हमें क्या लिखना है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के लिए dy/dx को किससे रिप्लेस करना है, -dx/dy से, ठीक है, जो कि हमारा की पॉइंट था। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, -dx/dy इक्वल टू -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सो dx/dy इक्वल टू y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। सो ये आ गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ठीक है। ये है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है फॉर इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी जब आपको इक्वेशन निकालनी है, जरूरी नहीं है कि हर में वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगे, हो सकता है कि किसी में हल्का फुल्का होमोजीनियस मेथड लग सकता है, बट अधिकतर क्वेश्चनों में यही मेथड लगता है, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है और आईआईटी चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर उसको करानी होगी तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का खजाना है, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे अच्छी कैलकुलेशन करवा देगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई लंबी कैलकुलेशन आने वाली है, हर क्वेश्चन में लगभग यही कॉन्सेप्ट आएगा। सो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 dx इक्वल टू y की पावर 1/3 dy, ठीक है। अब इसको जब इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे, सो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1/3, कितना हो जाएगा ये 4/3, और यहाँ पर 3/4 इक्वल टू y 3/4 लिख देता हूँ, सेम ही है क्योंकि y की पावर 4/3 प्लस। सो ये हो गया मेरा आंसर। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से आप आंसर को आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऑप्शन में सुटेबल बैठ सके। बट इस आंसर से आपको ऑप्शन का तो एलिमेंट्री आइडिया आ ही जाएगा और आ भी जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब जो थर्ड क्वेश्चन हम जाने वाले हैं, ये है एक लेवल का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे आपको पता लगेगा कि क्लास 12th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके लिए कितने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियोस थोड़ा लेंथी होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 मिनट में कुछ समझाया जा सकता है या सफिशिएंट क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं। सो इसलिए मैं थोड़ी वीडियो लंबी बनाता हूँ। सो अगर आपको दिक्कत आती है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मुझे ऐसी लेंथी वीडियो बनानी चाहिए या शॉर्ट वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि जैसा आप कहेंगे उसी टाइप की मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
ये क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द फैमिली ऑफ कर्व, जो कि इसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है, फॉर के बिलोंग्स टू आर एंड के ग्रेटर 0, इफ सी बिलोंग्स टू एस एंड सी पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, देन सी ऑल्सो पासिस थ्रू, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे। क्या कहने का मतलब है कि ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, गिवन कर्व, जो कि है 2x² + y² = k। ये हमारा एक कर्व है। सो ये हमको कर्व दिया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हमें वैसा ही करना है, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x + 2y, और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx = 0। देखिए पैरामीटर हट गया, वैसे ही हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ी। इसके बाद dy/dx बराबर हो जाएगा आपका -4x/2y, या सिंप्लीफाई करने पे dx/dy = हो जाएगा आपका -2x/y। नाउ अब जानते हैं आप कि फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि dx/dy को रिप्लेस करना पड़ता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती लिख दी, dy/dx होगा। सो dy/dx को हमें रिप्लेस करना होगा किससे, -dx/dy से। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी -dx/dy = -2x/y। इससे कैंसिल आउट हुआ। सो dx/dy = 2x/y, ठीक है। सो ये हुई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा dx/2x = हो जाएगा dy/y। सो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/2, इंटीग्रेशन करने पे 1/2 dx/x का हो जाता है log x। यहाँ पर एक बार लिखिए, जब मैं log कहता हूँ, log का मतलब है log बेस e इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसको आप सिंपली ln बोल सकते हैं। सो ln x = हो जाएगा यहाँ पर ln y + c, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि m log n, आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं log n की पावर m। सो यहाँ पर हो जाएगा ln, चलो ln ही लिख लेता हूँ इसको, x की पावर 1/2 = ln y प्लस इसको भी c को मैं यहाँ पर ln c मान लेता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का लॉग करेंगे तो वो भी कांस्टेंट टर्म ही आएगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हो कि log a + log b लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ln x की पावर 1/2 को √x बोल सकते हैं = ln y × c, क्योंकि log a + b हो जाता है log a × b, ठीक है। आप जानते हैं कि log a + log b बराबर हो जाता है आपका log a × b, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो इन कॉन्सेप्ट को भी लिखते रहिए, बट आपको ये जानना चाहिए क्योंकि आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं। सो लॉग्स अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, सो √x = आ जाएगा yc, ठीक है। अब देखिए इसको, √x आ गया मेरा yc। नाउ इसके बाद अब देखिए, सिंस दिस पासेस थ्रू, जो ये इक्वेशन है ये किससे पास थ्रू कर रही है, 1, पासेस थ्रू 1, 2। सो 1, 2 रख लेते हैं, फिर x की जगह में 1 रखूँगा, √1 = 2 × c। सो यहाँ पर सॉल्व करने पे c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2,
आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स, जब c इक्वल टू 1/2 आ गया तो इसको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा √x इक्वल टू y/2, या कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2√x। तो अब हमें चारों ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें कि सेटिस्फाई कराना है, ये मान के चलिए, ठीक है। सो अगर मैं डायरेक्टली मुझे आंसर पता हुआ है, मैं तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कराता हूँ जो कि है 2,2√2, ठीक है। बट अगर आप वहाँ करेंगे तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि ये दोनों नहीं होंगे, आप सिर्फ इन दोनों को चेक कीजिए, ठीक है। या आप शुरुआत से लॉजिक, अगर आपसे लॉजिक नहीं लगता तो आप पहले इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, देन इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मोर देन 1 में हुआ तो इसको भी करना पड़ सकता है, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, तो y इक्वल टू 2√2 इक्वल टू 2 इंटू x की जगह में क्या रखना है, मुझे 2 रखना है। तो देखिए 2√2 इक्वल टू 2√2, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। एक क्वेश्चन था कि जो सी पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो और किस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। एक ऑर्थोगोनल, ये मान के चलिए, अगर मैं इसको ज्योमेट्री दिखाऊं तो एक कर्व है, ठीक है, इस पे एक दूसरा कर्व की ट्रैजेक्टरी है जो कि 1,2 से पास कर रहा है, तो आगे वो और किस पॉइंट से पास कर सकता है, ठीक है, वो ये चीज़ पूछना चाह रहा था। तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था। मैंने कुछ नहीं किया, पहले dy y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, पेरीमीटर हटाने की कोशिश की अगर पेरीमीटर थे तो, और पेरीमीटर अपने आप ही हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने रिप्लेस किया, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। रिप्लेस करने पे जो मेरी इक्वेशन आई वो थी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसको मैंने सॉल्व किया, और मैंने बताया हुआ है कि अधिकतर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, वेरिएबल सेपरेशन आना चाहिए। उसके बाद मैंने ये लगाया, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मैंने सी लगाया, इस सी को मैं x के साथ भी लिख सकता हूँ, y के साथ ही क्यों किया। तो अगर आप x के साथ भी लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा जो आपकी सी की वैल्यू आई थी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। और उसी हिसाब से क्वेश्चन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी सी लगा सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कि 1/2 ln x प्लस सी इक्वल टू ln y, तब भी आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जबकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू सी इंटू √x, ठीक है। जैसा यहाँ ये आंसर आया √x, यहाँ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/√2 आई, वहाँ पर 2 आई, और जैसे ही आप ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे वहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन ही सेटिस्फाई होगा। इसको एक बार करके देखिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैंने रिप्लेस करने के बाद ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया वेरिएशन पैरामीटर मेथड से, और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकाली। अब मुझे पता था कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पास कर रहा है इसका मतलब वो इस पॉइंट को कंटेंट करेगा, तो मैंने सी की वैल्यू निकाल दी। अब जो सी की वैल्यू है यहाँ भी सेटिस्फाई करा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर के लिखा हुआ है, मैंने सी माना है, बात वही है, ठीक है। के ग्रेटर देन 0 है और रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने सी निकाला तो फिर अब मैंने उसको ऊपर रख दिया, जैसा कि आप डिफरेंशियल, ये मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया, इजी लैंग्वेज में कहना चाहो तो ये हुआ मेरा जर्नल सॉल्यूशन। जैसे ही पॉइंट रखे मैंने, उसके बाद निकला मेरा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैंने इन चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई कराने की कोशिश की, तो ऑप्शन सी में मेरा ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे डाउट इजीली समझ में आ गए होंगे, और अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बट अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट को लेके, कोई क्वेश्चन को लेके, ठीक है, और आप कुछ अलग वीडियो चाहते हैं जिस पे कि मैं कुछ और चीज़ बताऊं इससे रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं और पूरी तरह उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि IIT JAM से जुड़े किसी भी टाइप के वीडियो लेक्चर, इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आप ले सकें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।